नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि कल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला आतंकवादी घटना है। पुलिस ने कहा इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। यह काम 4-6 लोगों का नहीं है, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में केस दर्ज किया है और जो रिमांड कॉपी आज कोर्ट में पेश की गई उसमें कहा गया कि इस मामले की प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही थी। संसद की 2 बार रैकी की जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जो कुछ कल हुआ उसका मकसद डर फैलाना था। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों की 15 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिलहाल 7 दिन के लिए स्पेशल सेल के रिमांड में भेजा है और यह कहा जरूरत पड़ने पर रिमांड बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस केस का मास्टरमाइंड ललित झा 24 घंटे के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब पुलिस ललित झा की खोज में राजस्थान के नागौर गई है। उसकी लास्ट लोकेशन हरियाणा में मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो निकल गया। लेकिन जो 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूरे प्लान की कड़ियां एक से एक जुड़ गई। पता चला कि संसद में बड़ा हंगामा करने की प्लानिंग 1 साल पहले से बन रही थी। 5 आरोपी 1 साल से लगातार एक ऐप के जरिए संपर्क में थे। 3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। इससे पहले 3 महीने पहले की बात है जब पार्लियामेंट बिल्डिंग की रैकी की गई थी और जो बातें सामने आई उससे साफ हो गया कि कल संसद में जो हुआ वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक का बड़ा मसला है। लापरवाही के आरोप में संसद के 8 सुरक्षा अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। स्पीकर ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इन सबसे सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विरोधी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और इसके बाद लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 एमपी को इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विरोधी दलों के नेता इस मसले पर होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूदने वाले 2 लड़कों के पास के रिकमेंडेशन करने वाले बीजेपी के एमपी प्रताप सिन्हा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं और आज इस मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश हुई। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि लोकसभा में कूदने वालों के बारे में क्या क्या पता चला, पुलिस को जांच में क्या हासिल हुआ और पुलिस ने कोर्ट को क्या बताया। कल संसद में घुसने वाले और बाहर पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले, येलो स्मोक स्प्रे करने वाले चारों आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन गौड़ा, अमोल शिंदे और नीलम आजाद को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इन चारों ने 2 और लोगों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची थी। इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे, क्योंकि इनके पास जो पैम्फलेट और पोस्टर्स मिले हैं वो ये प्रधानमंत्री के सामने लहराना चाहते थे। इन पर्चों में लिखा है प्रधानमंत्री मिसिंग है। कुछ पैम्फलेट में लिखा स्विस बैंक से रिवॉर्ड भी मिलेगा। हालांकि कल जब 2 लड़के लोकसभा में कूदे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं थे। पुलिस ने रिमांड पेपर्स में लिखा इन सबका मकसद डर का, आतंक का माहौल पैदा करना था, सनसनी फैलाना था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ये लोग इस तरह की हरकत की प्लानिंग 1 साल से कर रहे थे। 2 बार पार्लियामेंट की रैकी की जा चुकी थी। रैकी के दौरान मनोरंजन ने यह समझ लिया था कि पार्लियामेंट में घुसने से पहले जूतों की तलाशी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। संसद में घुसने के लिए पास का इंतजाम मैसूर के मनोरंजन गौड़ा ने किया। स्मोक कैंस मुंबई से अमोल शिंदे ने खरीदे। जिन जूतों में कैविटी बनाकर स्मोक कैंस को छुपाया गया वो 2 जोड़ी जूते सागर शर्मा ने लखनऊ से खरीदे थे। 3 दिन पहले 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंच गए। इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन का काम ललित झा कर रहा था।
ललित झा के साथ मनोरंजन गौड़ा, अमोल शिंदे, नीलम आजाद और सागर शर्मा गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर में रुके। बुधवार को सुबह 7 बजे सभी इंडिया गेट पर पहुंचे। पहले पांचों लोग लोकसभा की विजिटर्स गैलरी तक जाना चाहते थे, लेकिन एंट्री पास सिर्फ 2 लोगों को मिल पाया। इसलिए सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा विजिटर्स गैलरी में गए। नीलम और अमोल शिंदे पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे और ललित झा ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की। सबके फोन भी ललित झा ने अपने पास रख लिए। ललित झा अभी तक फरार है। पुलिस ने कोर्ट से कहा इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग करना और उसे इस तरह से एग्जीक्यूट करना इन 4-6 लोगों की बस की बात नहीं लगती। इसलिए इन सबसे गहराई से पूछताछ करनी है। इनको लखनऊ, मुंबई, गुरुग्राम और मैसूर लेकर जाना है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सभी एक्यूज भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे, जिसके पेज को अब डिलीट कर दिया गया है। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि इन चारों का असली मकसद क्या था और इस साजिश में इनके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में यह माना अब तक की जांच में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का किसी संगठन या किसी आतंकवादी आउटफिट से अब तक कोई संबंध नहीं मिला है, लेकिन अभी लंबी जांच करनी है, इसलिए इन चारों के रिमांड की जरूरत है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस रिमांड 30 दिन तक ली जा सकती है, लेकिन पुलिस फिलहाल 15 दिन का रिमांड चाहती है। हालांकि अदालत ने चारों आरोपियों को फिलहाल 7 दिन के रिमांड में भेजने का आदेश दिया और आरोपियों की तरफ से पैरवी करने के लिए एक वकील भी अपॉइंट किया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपी तो पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए, लेकिन मेन आरोपी अभी भी फरार है और जैसा मैंने आपको बताया उसका नाम ललित झा है। पुलिस अब ललित झा की तलाश कर रही है। ललित झा को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को शक है इस घटना के पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। ललित झा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम नागौर में पहुंची है। ललित नागौर का ही रहने वाला है। पता यह लगा कि ललित झा ही सारे आरोपियों के साथ संपर्क बनाए हुए था। 13 दिसंबर की तारीख भी ललित के कहने पर ही तय की गई थी। ललित झा ने ही पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट का वीडियो बनाया, मोबाइल पर शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अटैक से पहले ललित चारों आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस को लगता है इन मोबाइल्स में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश करेगा। ललित झा के तार कोलकाता से भी जुड़े रहे हैं। ललित झा एक एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा का जनरल सेक्रेटरी है। घटना के बाद उसने एनजीओ के फाउंडर नीलाक्ष को ही घटना का वीडियो भेजा। अब साम्यवादी सुभाष सभा नाम के इस एनजीओ की भी जांच की जा रही है। इसकी फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जा रहा है। ललित ने नीलाक्ष नाम के जिस युवक को इस घटना का वीडियो भेजा था, वो नॉर्थ 24 परगना का रहने वाला है। उसने बताया कि वो ललित से कोलकाता में एक सेमिनार के दौरान मिला था और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। नीलाक्ष ने उसे अपने एनजीओ से जोड़ लिया। ललित झा बोले যিনি রয়েছেন এনার সাথে আমার পরিচয় হয় এপ্রিল মাস নাগাদ এবং ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, ভারত সভা হল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সেখানে আমি ওনাকে দেখি উনি মানে হেল্প আউট করছিলেন, ইভেন্টটা অর্গানাইজ করতে হেল্প আউট করছিলেন। তো সেইখান থেকে আমার সাথে ওনার পরিচয় হয় এবং আমি ওনাকে তখন বলেছিলাম, যেহেতু দেখছিলাম এরকম অ্যাক্টিভলি কর্মঠভাবে উনি পুরো সেমিনারটা অর্গানাইজ করছেন, আমি সেইটা দেখে ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনে আসার জন্য। नीलाक्ष के पिता निलॉय ने कहा उनका बेटा तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उनके लिए संस्था चलाता है। ललित झा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। कुछ पता नहीं है, पता आप लोग से हम लोग का मालूम हो रहा है क्या हुआ, ललित झा कौन है, कहाँ हुआ। पार्लियामेंट में कल जब हुआ हम आज सुबह पेपर में देखा, कल भी न्यूज़ में देखा है। इसका ज़्यादा हम लोग का कुछ मालूम नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर में। और ठीक है। और ये एक एनजीओ के साथ नीलाक्ष जुड़े हुए थे, जिसके साथ ललित जुड़ा हुआ था। हाँ। थोड़ा बताएंगे इस एनजीओ के बारे में। इसके बारे में बोला है हम, वो बच्चा लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग का बैकवर्ड एरिया में जाके एजुकेशन देता था। छोटा छोटा जो लोग ईट भाटा हरिजन
इसे यहाँ पर बहुत है, कल्याणी में है, सिद्धासुर भाटा है, यहाँ पर ईटा भाटा है, ब्रिक फील्ड है, लेबर क्वार्टर है रेलवे का, वहाँ ज़्यादा था उन लोग का बच्चा जो है उन लोग का एजुकेशन देता था, फ्री एजुकेशन एंड स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो, वो अपना से ले जाता था। ललित झा को लेकर थोड़ी देर पहले एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्विटर पर ललित झा की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो शेयर करके आरोप लगाया कि ललित झा लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस रॉय के साथ जुड़ा रहा है। और इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी दावा किया कि ललित झा के टीएमसी कनेक्शन से बिल्कुल क्लियर हो गया कि विपक्षी गठबंधन हार की हताशा में सरकार को बदनाम करना चाहता है और इसीलिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रची। कल विजिटर गैलरी में जो युवक सबसे पहले कूदा था वो मैसूर का रहने वाला मनोरंजन गौड़ा है। मनोरंजन गौड़ा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके पास कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री है। मनोरंजन के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की उसके मुताबिक उसने कुछ दिनों तक एक आईटी फर्म में नौकरी की थी। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के पोल्ट्री फार्म और फिशरीज फार्म पर काम करने लगा। मनोरंजन के परिवार ने बताया वो अक्सर काम के बहाने बेंगलुरु जाता रहता था, लेकिन वहां वो किन लोगों से मिलता था इसकी जानकारी उसके फैमिली को नहीं थी। बेंगलुरु में उसकी मुलाकात लखनऊ के सागर शर्मा से हुई थी। उस समय सागर नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आया था। दोनों एक प्रोटेस्ट मार्च में मिले और दोस्त बन गए। इंटरेस्टिंग बात है कि मनोरंजन कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद भी स्मार्टफोन कभी यूज नहीं करता था। उसके पास कीपैड वाला पुराना साधारण फोन था। उसने घर में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी जिसमें कम से कम 1000 किताबें हैं। ज्यादातर किताबें वामपंथी विचारधारा वाली हैं, दुनिया भर में हुई क्रांति और विद्रोह से जुड़ी हैं। उसके पास स्वामी विवेकानंद का साहित्य भी है। मनोरंजन के घर से चाइना के मशहूर राइटर सुन जू की एक मशहूर बुक आर्ट ऑफ वॉर भी मिली। पुलिस के मुताबिक ये जांच का विषय है कि जो शख्स बेरोजगार हो, जिसके पास कमाई का जरिया ना हो, जो टिकट के पैसे भी पेरेंट्स से लेता हो, उसके पास इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। हालांकि अभी तक की जांच में यह पता चला है कि मनोरंजन गौड़ा सागर शर्मा से और ललित झा से लगातार संपर्क में रहता था। वो एक ऐप का इस्तेमाल करता था। इसका मतलब उसके पास स्मार्टफोन भी था, लेकिन वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने जब मनोरंजन के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मनोरंजन हमेशा कीपैड वाला फोन यूज करता था। उनको पता ही नहीं था कि उनके बेटे के पास कोई स्मार्टफोन है या नहीं। मैसूरू पुलिस की टीम ने परिवार से अब तक जो पूछताछ की है उसमें एक और अहम बात सामने आई है। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया है कि साल 2014 में जब से इंजीनियरिंग की डिग्री मनोरंजन ने ली तब से उसने स्मार्टफोन का इस्तेमाल तक नहीं किया। उसके पास सिर्फ एक कीपैड वाला फ़ोन था जिससे वो परिवार के लोगों से बात करता था। लगातार बेंगलुरु और दिल्ली वो जाता रहता था, लेकिन कभी भी उसने अपने परिवार को ये बात नहीं बताई कि उसके पास एक स्मार्टफोन भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है कि सिग्नल ऐप के जरिए ये चारों आरोपी एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे और ये बात परिवार के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। ऐसे मामलों में पुलिस हर छोटी छोटी डिटेल में जाती है। कौन सी चीज कहां किससे जुड़ जाए, क्या सवाल पैदा कर दे, कोई नहीं कह सकता। जैसे मनोरंजन के साथ सागर शर्मा जो लोकसभा में कूदा था, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मनोरंजन कंप्यूटर इंजीनियर है, एजुकेटेड है, लेकिन साथ ही सागर शर्मा रिक्शा चलाता है। अब ऐसे दो लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं, ये सवाल पुलिस के सामने है। पुलिस को लगता है इन दोनों की दोस्ती कोई संयोग नहीं है, ये एक खतरनाक प्रयोग हो सकता है, डेंजरस एक्सपेरिमेंट हो सकता है और इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सागर शर्मा काफी शातिर है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, क्रांति की बात करता था, भगत सिंह का उदाहरण देकर नौजवानों को उकसाने की कोशिश करता था। सागर के रिश्तेदारों और दोस्तों ने बताया वो पिछले कई महीनों से बेंगलुरु में था।
रक्षाबंधन पर लखनऊ लौटा था। पुलिस अब यह जानकारी हासिल करने में लगी है कि सागर बेंगलुरु में क्या करता था, किस किस के संपर्क में था और मैसूर के मनोरंजन गौड़ा से उसका कांटेक्ट कैसे हुआ, किसने कराया। पता यह लगा कि सागर सोमवार सुबह ही लखनऊ से दिल्ली आया था। उसने परिवार वालों को यह बताया था कि वो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि सागर को फंसाया गया है। सागर के पिता ने कहा उनके बेटे को मनोरंजन गौड़ा ने अपनी बातों के जाल में फंसाया, अब उसको अपनी की सजा मिलनी चाहिए। वहाँ क्या क्या पूछ गए थे? आप खुद गए थे। सागर को लेकर क्या कहेंगे, कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो अभी यहाँ बैटरी रिक्शा चला रहा था, इसको जो हमारे ख्याल से फंसाया जा रहा नहीं, इस चक्कर में कुछ नहीं था। वो कौन लोग उसे फंसा रहे हैं? इसके पीछे कौन हो सकता है? इसका दोस्त है बेंगलोर का। वो क्या करता है इसका दोस्त? पता नहीं क्या, इंजीनियर है। कैसे संपर्क में आया था? तो भाई ये हमारा बेटा भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। क्या बातें किया करता था? भाई भगत सिंह की बात करता रहता है। हम तो ये कह रहे हैं इसकी अब जैसा उसने करा है, अब जो इतनी बेइज्जती हमारी हुई, इज्जत खराब हुई, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बेटे ने जो करा उसको, जो जैसा उसने करा उसे भुगते वो। संसद सिक्योरिटी ब्रीच केस में नीलम आजाद नाम की जिस महिला को अरेस्ट किया गया है, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती थी। किसान आंदोलन के वक्त लगातार धरने में शामिल रही। फिर जब दिल्ली में रेसलर धरने पर बैठे तो नीलम पहलवानों के साथ उस धरने में शामिल हुई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं नीलम को भड़काकर किसी संगठन ने अपने प्लान को आगे तो नहीं बढ़ाया, क्योंकि नीलम ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कैंपेन में हिस्सा लिया था। वो सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करती रही है, किसान और खाप पंचायतों में शामिल होती रही है। क्रांतिकारी लाल सलाम और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है, क्योंकि समाज में जो जागृति लाने का काम किया है और इतनी बड़ी जो तानाशाही हमारी केंद्र सरकार है उसको झुकाने का काम किया है, वो कम नहीं है। और अपने संघर्ष में अब भी लगे हुए हैं। जैसे नरवाना में भी काफी महीनों से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और उचाना में भी। हालांकि नीलम की मां सरस्वती ने आज भी उसको डिफेंड किया। नीलम की मां ने कहा उनकी बेटी बेरोजगार थी, बेरोजगारी से परेशान थी। सरस्वती ने कहा सरकार उनकी बेटी को रिहा करके उसे नौकरी दे, क्योंकि उसका इरादा कोई गलत नहीं था। ईब जो ये इल्जाम लाए गए जो अंदर हैं, उनने लाले बम बम उनने फेंके हैं मेरी लड़की का गलत फहमी वो करा के। मेरी लड़की बाहर से पकड़ी है, नारे लांदी पकड़ी है। मैं सच्चा मन तक हूँ, मेरी लड़की साहब बम कुछ नहीं बगा सकती। मनाई भी सही है मेरी लड़की की, बहुत सूची पढ़ी लिखी लड़की है। वह इस तानाशाही की ये नारे लगाए गए हैं, वह बेरोजगारी का शब्द नारे लगा रही थी और कोई उसने किसी चीज का मैटर नहीं था। बेरोजगार का शब्द बहुत परेशान थी, वह को नौकरी नहीं मिली थी। वह बच्चा ने भी लागी थी कहने, अपना बाप ने भी लागी थी कहने, पापा बोले मैंने नौकरी नहीं मिलती था। मैंने बहुत समझने लग गए। हमने फिर भी वह छाती कला कर रखी, बेटी तू धाना तोड़े कदे न कदे रोजगार मिलेगा तने। वह अपने घनी महसूस करने लग गई थी। वह न्यू भी कहा करती थी पेपर पेपर देकर भी मन तो राम ठाए ले, बस नौकरी तो मिलती नहीं। आप तो न्यू चाहती हूँ भी मैं हाथ जोड़ कर मेरी यह प्रार्थना है भी हमारा रोजगार होना चाहिए। लड़की ने ईसा कदम बेरोजगार बच्चा उठा सके है और रोजगारदार तो क्यों उठाओगा। ऐसी घटना होने पर किसी मां के दिल पर क्या बीतती है, इसको समझा जा सकता है। लेकिन नीलम किसान संगठनों के सपोर्ट में आवाज उठाती रही है, एक्टिव थी। अब नीलम पुलिस की गिरफ्त में है, तो आज कई किसान संगठन और खाप पंचायतें भी उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। आज हरियाणा में किसानों ने नीलम आजाद के सपोर्ट में पंचायत की। उचाना में हुई इस पंचायत में कई किसान और मजदूर संगठन शामिल हुए। कई खापों के नेता भी मौजूद थे। सभी ने नीलम को फौरन रिहा करने की मांग की। पंचायत में शामिल किसान नेताओं ने कहा
नीलम सिर्फ बेरोजगारी के लिए आवाज उठाना चाह रही थी। किसानों की पंचायत में नीलम के फेवर में 3 प्रस्ताव पास किए गए। कहा कि नीलम के पास कोई हथियार नहीं था, उसने सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया। वो आतंकवादी नहीं है, इसलिए उसके साथ आतंकवादी जैसा सलूक न किया जाए। उसके खिलाफ लगाई गई यूएपीए की धाराएं हटाई जाएं। नीलम के पक्ष में आज पंचायत रखी और कमेटी बना के अब फैसला लिया गया कि हमने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव है कि किसान मजदूर की आवाज उठाने के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने में सरकार मदद करे, युवाओं की रोजगार के मांग को उठाने के लिए और जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो बेटी नीलम को गिरफ्तार किया है सरकार तुरंत प्रभाव से उसको रिहा करे। दूसरा, जो संगीन मामला दर्ज किया है यूपीए जो धारा लगाई गई है उस एक्ट को सरकार वापस लेने का काम करे। और हमने एक ये भी प्रस्ताव किया है, मीडिया के भाइयों से अपील की है कि इस मामले को दूसरी तरफ ना ले जाया जाए, तोड़ मरोड़ के ना दिखाया जाए। इन युवकों की मंशा कोई गलत नहीं थी, इनकी मंशा सरकार को जगाने की थी। परिवार वाले कुछ भी कहें, इन लोगों का समर्थन करने वाले कुछ भी कहें, शुरुआती जांच की जानकारी मिलने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिन लोगों ने संसद में आतंक मचाया, डराने की कोशिश की, उनके पीछे कोई बड़ी ताकत है। अभी भी ललित झा जिस तरह पुलिस को चकमा दे रहा है वो बिना किसी ऑर्गेनाइज सपोर्ट के संभव नहीं हो सकता। इस मामले में इन्वॉल्व सारे लोग साधारण परिवारों से हैं, उनकी कमाई का कोई खास साधन नहीं था, पर इस शर्मनाक हरकत के लिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। साल भर तक तैयारी करने के लिए ये लोग देश भर में इधर से उधर घूमते रहे। जो 6 लोग इस अपराध में शामिल पाए गए हैं, पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसकी सजा क्या है, फिर भी वो इसमें क्यों कूदे, वो क्या हासिल करना चाहते थे, इसका जवाब मिलना बाकी है। ये बात पता चलना भी जरूरी है कि इन लोगों का इस्तेमाल करने वाले कौन थे और संसद में आतंक फैलाने के पीछे मकसद क्या था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला आज सियासत का मुद्दा भी बन गया। विरोधी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और इसके बाद लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 1 एमपी को इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आज जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, विरोधी दलों के सांसदों ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अमित शाह से सदन में आकर बयान देने की मांग की गई। श्री बालशौरी जी, our honorable prime minister made a statement at COP26 submit। सदन में हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की। ओम बिरला ने कहा विपक्ष की जिद गलत है, पार्लियामेंट परिसर की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की है, लोकसभा स्पीकर की है। कल लोकसभा में जो हुआ वो उसकी जांच करवा रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सरकार से बयान की मांग करना ठीक नहीं है। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के मामले में सरकार को दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर ने बताया कि सुरक्षा में चूक के लिए पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने 8 सिक्योरिटी पर्सन्स को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सांसदों को भरोसा दिया कि वो सदन की सुरक्षा को लेकर सबसे चर्चा करेंगे और आगे भी जरूरी होंगे वो सारे कदम उठाए जाएंगे। गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है
इसलिए मैं आपसे वेट कर सब चर्चा करूंगा। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद विपक्ष के सांसद नारे लगाते रहे। Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। हर बार सरकार और विपक्ष ने मिलकर रास्ता निकाला है। राजनाथ सिंह ने कहा, इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे का कोई मतलब नहीं है, ऐसा करना गलत है। अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा स्पीकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ। विरोधी दलों के कई सांसद प्लेकार्ड लेकर पहुंचे थे। उन्होंने प्लेकार्ड दिखाए भी। कुछ लोग वेल तक आए, इसलिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जब 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो हंगामा फिर से होने लगा। इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले नारेबाजी कर रहे विरोधी दलों के 5 सांसदों और फिर दूसरे 9 सांसदों को सेशन के बाकी बचे वक्त के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। I am sorry to say that it has become the habit of the some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. Sir, and one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolve that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव को सदन ने मंजूर कर लिया। कुल मिलाकर विपक्ष के 14 एमपीज को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। Having taken serious note of the misconduct of Sri Veka Srikandan, Sri Benny Benhan, इसके बाद संसद के बाहर विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाया, बहुमत के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि अब ऐसे एमपी को सस्पेंड कर दिया गया जो सदन में मौजूद ही नहीं था। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। जो मर्जी वो कर रहे हैं ये लोग, कि हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है।
मानो या ना मानो आपकी बात है, तो हमें तो मांग रखने के अधिकार देना चाहिए। मांग अगर रखते हैं तो हमें माइक नहीं दिया जाते हैं। जब माइक नहीं दिया जाते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करते हैं, कभी एक दो तख्तियां भी दिखाते हैं। इसका मतलब तुम सदन से बहिष्कार हो गए। आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया। और ताजुब की बात यह है, 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर। सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष, ये लोकतंत्र को बलि पे तो चढ़ा दिया ही था, और धीरे धीरे बड़े क्रूरता के साथ बलि दिया जा रहे हैं। पहले से ही बलि पे चढ़ा दिया था, लेकिन बड़ी क्रूरता के साथ ये बलि दी जा रहे हैं। ना जाने ये देश इनकी अगुवाई में कहां ले चलेंगे। ये बात सही है कि जिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उनमें डीएमके की सांसद एसआर प्रतिभन का नाम भी था, लेकिन प्रतिभन हंगामे के वक्त लोकसभा में नहीं थी। ये बात संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मानी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्लियामेंट स्टाफ ने पहचानने में गलती कर दी थी, इसलिए गलती से प्रतिबंध का नाम सस्पेंडेड सांसदों की लिस्ट में आ गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता चला तो सरकार ने गलती ठीक कर ली है। स्पीकर ने प्रतिबंध का सस्पेंशन वापस ले लिया। प्रहलाद जोशी ने इस बात पर भी सफाई दी कि इतनी बड़ी संख्या में विरोधी दलों के सांसदों को सस्पेंड क्यों किया गया। एक तो मेंबर वो नहीं थे, लेकिन तो मिस्टेक एंड आइडेंटिटी कारण थे, वो नाम आए थे। हमने उसको ड्रॉप करने के लिए माननीय स्पीकर से निवेदन किया। नया बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट में आने के बाद बीएसी मीटिंग हुआ, और बीएसी मीटिंग में तो स्पीकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि इस नया सदन में हम पूरा एक नया सोच से, नया विचार से हम शुरू करेंगे। इसलिए कोई भी इसमें प्ले कार्ड, जो हिंदी में तट्टिया बोलते हैं, वो तो नहीं लाना है। अगर लाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगा, ऐसे माननीय स्पीकर ने विषय रखा और सब ने इसको स्वीकारा है। नोबडी हैज़ अपोज्ड कि हम ये तो नहीं करना चाहिए, हम लाते हैं, लाने का नौबत आता है, वो भी नहीं कहा है, उन लोगों ने स्वीकारा है। तो ये यूनानिमस डिसीजन, बीएसी का पहले मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन हुआ है इधर सदन शुरू होते ही। तो इसलिए स्पीकर साहब ने जो निर्णय किया था तो उसके उल्लंघन करके प्लेकार्ड लेके वेल में आया है, इसलिए 13 एमपीओ का सस्पेंशन आज हुआ है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर आज हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भी होम मिनिस्टर के बयान की मांग की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन वेल में पहुंच गए। डेरेक ओब्रायन को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन डेरेक ओब्रायन सदन के बाहर नहीं गए। इसके बाद 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन डेरेक सदन में ही बैठे रहे। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बार बार डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा, फैसले का सम्मान करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। It is most unfortunate that suspended member Sri Derek O'Brien continues to be present in the House in outrageous defiance of the resolution of the House and directive of the chair. His conduct has handicapped the House from transacting the listed business and is against public interest. People of this country suffer financial burden of the proceedings of the House. It is our bound and duty to rise up to expect the people. I urge suspended member Sri Derek O'Brien to forthwith withdraw from the House. I urge suspended member Derek O'Brien to forthwith withdraw from the House. As suspended member Sri Derek O'Brien has not withdrawn from the House is urgent to meet at 3 p.m. with the expectation that good sense prevails over the member and he withdraws to enable the House to justify the confidence of the people of the House. I invite leader of the opposition to my chamber. इसके बाद भी डेरेक
जब हाउस से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने चेयरमैन की बात सुनने से इनकार कर दिया, तो जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के हंगामे पर सभी दलों के नेताओं को चेंबर में आकर बात करने को कहा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन की मीटिंग में नहीं गए। आखिरकार सदन के नेता पीयूष गोयल ने डेरेक ओब्रायन की अनुशासनहीनता के मामले को राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव रखा। कमेटी को डेरेक ओब्रायन के मामले की जांच करके 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। Continue in the chamber in gross violation of Rule 256(3) and disregarding repeated directions imparted by the chair. डेरेक ओब्रायन का मामला प्रिविलेजेस कमेटी को सौंपने के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए अडजन कर दिया गया। इसके बाद विरोधी दलों के सांसदों ने पार्लियामेंट परिसर में प्रदर्शन शुरू किया। डेरेक ओब्रायन गले में तख्ती लटकाकर घूमते दिखाई दिए, जिस पर लिखा था सरकार के खिलाफ मौन व्रत। डेरेक तो मौन व्रत पर थे, लेकिन दूसरे सांसदों ने सरकार पर जमकर हमले किए। कपिल सिब्बल ने कहा सरकार को अपनी मनमानी करनी है, इसलिए विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर रही है। सिब्बल ने पूछा आखिर होम मिनिस्टर को सदन में आकर बयान देने में क्या दिक्कत है। और अभी तक जिसने अनुमति दी उन 2 लोगों की, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई, उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। और इनके हम 2 हैं, हम 2 हमारे 2, मतलब कि जो 2 घुसे थे वो तो इन्हीं के कारण घुसे थे ना। तो ये हम 2 हमारे 2 की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेकर चलना होता है। बड़ी खतरे की बात है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा में, इससे और सीरियस बात क्या हो सकती है। और अब तक गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया और हम कहते हैं कि आप आइए। अभी इसमें क्या दिक्कत है? आप कहिए तो सही कि भाई कैसे आए, कैसे हुआ ये। अपनी इतनी बड़ी नई एक मतलब के ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई है और आपने इतनी भी उसमें गुंजाइश नहीं रखी कि कोई नीचे ना आ सके। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा जो सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर सकती, देश भी उसके हाथ में सेफ नहीं है। मनोज झा ने कहा जब तक होम मिनिस्टर सदन में आकर बयान नहीं देते तब तक विपक्ष मुद्दा उठाता रहेगा, क्योंकि मामला देश की सबसे बड़ी पंचायत की सुरक्षा का है। संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। मुझे लगता है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आज विपक्षी दलों ने जो हंगामा किया और उसके बाद सरकार की तरफ से सस्पेंशन का जो प्रस्ताव रखा गया, दोनों सदनों में इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया गया, इन दोनों की जरूरत नहीं थी। इससे बचा जा सकता था। संसद पर जो हमला हुआ उसकी चिंता सारे एमपीज को होना स्वाभाविक है। जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसकी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की है। विरोधी दलों को सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन मामले की जांच चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में यह बताया।
सरकार के सीनियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा न हो, यह इंश्योर किया जाएगा। लेकिन फिर भी होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की मांग करते रहना, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर शोर शराबा करना, हंगामा करना जायज नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हंगामा करने वाले एमपीज को सस्पेंड करना भी जायज नहीं है। पार्लियामेंट में हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, नारे लगते हैं, हाउस एडजर्न हो जाता है, अगले दिन तक सब नॉर्मल हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है। पर 14 सांसदों को सस्पेंड करने से क्या हासिल होगा? अब पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। इसलिए इस मामले में सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और विपक्षी दलों के नेताओं से बैक चैनल पर बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आई। अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा में कोर्ट कमीशन से शाही ईदगाह मस्जिद और उसके पूरे परिसर के सर्वे की परमिशन दे दी। हिंदू पक्ष ने 3 साल पहले कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की अपील की थी। हिंदू पक्ष का दावा है जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनी है असल में वही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। पहले यहां बड़ा मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद में आज भी मंदिर के अवशेषों के सबूत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर सर्वे होगा तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने कोर्ट कमीशन से सर्वे कराने का आदेश दिया। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि यह सर्वे कब से शुरू होगा और कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, लेकिन यह तय होगा कि जिस जगह काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिस तरह से सर्वे हुआ था उसी तरह अब मथुरा में भी शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा सर्वे कब शुरू होगा, कैसे होगा, कोर्ट कमिश्नर किसे अपॉइंट किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में फैसला होगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज़ होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज़ तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उनका कहना है कि शाही ईदगाह कैंपस में आज भी वो खंबे मौजूद हैं, जो दीवारें मौजूद हैं उसमें हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह दिखाई देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कमल के आकार का एक स्तंभ भी है, शेषनाग की आकृति है, स्वास्तिक के निशान हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं जो साबित करती हैं कि वहां पहले मंदिर था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इन तमाम दावों को खारिज करता रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे लेकर कई बार कई पिटीशन फाइल की गई। इनमें एक पिटीशनर महेंद्र प्रताप का कहना है कि जब कोर्ट कमिश्नर शाही ईदगाह में सर्वे करेगा उसकी तस्वीरें सामने आएंगी तो पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। हम शुरू से 2020 से इसे लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था इस मामला को और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए और कोर्ट कमीशन जाकर के पूरी स्थिति वहाँ की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और ये 13.37 एकड़ है जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है। जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके जो भगवान का असली गर्भगृह था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब हम वहाँ कोर्ट कमीशन चाहते थे और कोर्ट कमीशन के आज आदेश हुआ है। अभूतपूर्व फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है और कोर्ट कमिश्नर वहाँ जब जाएगा तो हम लोग जाएंगे कोर्ट को उन सभी तथ्यों को दिखाएंगे कि ये हिंदू प्रतीक बने हैं दीवारों पर, किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये सब तथ्य हम न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने आज जो आदेश दिया उसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मौलाना महमूद दरियाबादी ने यह कहा कि जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, जैसा था वैसा ही हमेशा रहेगा, फिर इस तरह के सर्वे का क्या मतलब? हम समझते हैं फैसला अफसोसनाक है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है वो उसका जायजा लेगी और उसके स्पोक्समैन इस पर कोई बयान देंगे। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि जब 91 का वर्शिप एक्ट है उसके होते हुए इस तरह का फैसला हमें लगता है कि एक अफसोसनाक फैसला है। बाकी तफसील जो होगी वो देखनी पड़ेगी। 91 में कानून बन गया है, तब उसके बाद इस तरह की बातों का किसी का कोई मतलब नहीं है। अब अदालत ने किन बुनियादों पर फैसला किया है वो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको देखेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। राम मंदिर का निर्माण हो गया, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो गया और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे का रास्ता खुल गया। बीजेपी ने शुरू से ही अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे अपने एजेंडे में रखे थे। इसलिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बीजेपी इसे आने वाले चुनाव में जोर शोर से उठा सकती है। विरोधी दलों के नेता इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि ऐसे फैसले सियासी बयानबाजी से नहीं होते। कोर्ट नियम कानून को ध्यान में रखकर फैसला देता है। ज्ञानवापी का सर्वे हो या ईदगाह मस्जिद के सर्वे का फैसला, दोनों अदालत के फैसले हैं, बीजेपी के नहीं। अब इस तर्क का जवाब विपक्ष को सोचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कल ही मोहन यादव की सरकार बनी, वो चीफ मिनिस्टर बने और आज मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलने लगे। मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में खुले में मीट बेचने पर पाबंदी लगाने और धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर्स हटाने का फैसला किया था और आज इन फैसलों पर सख्ती से अमल शुरू हो गया। शुरुआत मोहन यादव के अपने शहर उज्जैन से हुई। उज्जैन में आज मीट की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। आज उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी सुबह सुबह ही कई इलाकों में बुलडोजर के साथ पहुंचे। पहले तो पूरे इलाके में अनाउंसमेंट किया गया कि गैर कानूनी रूप से चल रही मीट की दुकानें तुरंत बंद कर दी जाएं। खुले में मीट बेचना गैर कानूनी है, इसलिए ऐसी सारी दुकानें तुरंत हटा ली जाएं। इसके 2 घंटे के बाद कई इलाकों में बुलडोजर चलने लगे। उन सभी दुकानों को तोड़ा गया जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चल रही थी। जिन दुकानों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिन मीट की दुकानों को अतिक्रमण करके बढ़ाया गया था, उन सब पर बुलडोजर चल गया और उनके सामान को जब्त कर लिया गया। उज्जैन के एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि आज तो सिर्फ 10 जगह एक्शन हुआ है, लेकिन यह कार्रवाई जारी रहेगी। खुले में मीट बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शासन निर्देश अनुसार अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मछली की दुकानों के संबंध में आज प्रभावी कार्रवाई नागझरी क्षेत्र में की गई है और बाकी की जो टीमें हैं शहर के अन्य विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए उनके द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में मुनादी इत्यादि की कार्रवाई भी की गई है। अभी लगभग 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिनके द्वारा खुले में मांस का विक्रय किया जा रहा है और कुछ दुकानों को जो सड़क किनारे लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है और सामग्री इत्यादि जब्ती की कार्रवाई भी नगर निगम द्वारा की गई है। प्रशासन से इस कार्रवाई का कहीं कोई विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन उज्जैन में जिन लोगों की मीट की दुकानें तोड़ी गई वो सरकार के एक्शन से नाराज हैं।
इन दुकानदारों ने कहा सरकार उनकी रोजी रोटी छीन रही है, ये ठीक नहीं है। अगर सरकार मीट की दुकानें बंद करना चाहती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार पहले उन्हें कोई दूसरा रोजगार दिला दे, फिर दुकानें छोड़े। कुछ लोगों ने कहा कि अगर सरकार चाहती है खुले में मीट न बिके तो प्रशासन उन्हें एक जगह दे दे जहां वो अपना कारोबार कर सकें, अपना परिवार, अपने बच्चों को पाल सकें। वो तो ठीक है, खुले में नहीं बिकना चाहिए, लेकिन हम पहले दुकानों में बैठे हुए थे, वहाँ से दुकानें खाली होके गई, वहाँ की जगह में खुले में बिठाया कि एक तरफ रहो आप। हमारी सरकार 1% नहीं सुन रही है, ना साफ सफाई है, ना मार्केट है, ना दुकानें हैं। अब फिर भी हम इसके बाद भी हम साफ सफाई रखते हैं दुकानों में, हम खुद साफ सुथरे हैं तो हमारी खुद सफाई रहती है दुकानों की। थोड़ा इनको 1 महीने पहले समय देना चाहिए कि भाई सब लोग आज से 1 महीने बाद इस तरह का कानून का पालन करना पड़ेगा, जिससे सारे लोग अपनी तैयारी करें। एक फरमान है जारी कर दिया, आपको पालन करना है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना इनके लिए कोई दुकान की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था है। केवल जो उनकी रोजी रोटी जो चल रही है उसको खत्म करना है इनको बस। नगर पालिका से विनती है कि बड़े व्यवस्थित दुकानें दें बना के, बैठने की व्यवस्था दें, ये विनती है। साफ सफाई, एल्यूमिनियम सेक्शन वगैरह जो भी शर्तें हैं इनकी, वो हमें मंजूर है। मध्य प्रदेश में आज धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का काम भी शुरू हो गया। उज्जैन से लेकर भोपाल तक कई शहरों में प्रशासन हरकत में नजर आया। अफसरों ने रिलीजियस कमेटी के लोगों के साथ बैठक की, उन्हें सरकार के फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताया। उज्जैन के एडिशनल एसपी ने बताया कि सरकार के फैसले के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जो इसका वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत एक निर्धारित माप दिया गया है लाउड स्पीकर के उपयोगों को लेके। इस संबंध में जो है जहां पर भी इनका उपयोग होता है उन सभी स्थानों पर जो है मीटिंगें आयोजित की जा रही है और उनको इस आदेश के बारे में अवगत कराया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुझे हैरानी है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने पहला आदेश लाउडस्पीकर पर पाबंदी हटाने और खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर बैन लगाने का दिया और बुलडोजर चलना शुरू हो गया, लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि ऐसा मामला नहीं था जिस पर पहले ही दिन इतनी सख्ती करने की जरूरत थी। लोगों को नोटिस दिया जा सकता था, चेतावनी दी जा सकती थी। मुख्यमंत्री अगर अपनी गारंटीज पर, अपने वादों पर ध्यान देते तो बेहतर होता। जैसे कल ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ है और आज चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के लिए फंड को मंजूरी दी और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर किसानों के खाते में 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने का फैसला किया। विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता मोदी की उन गारंटीज को पूरा करना है जिस पर जनता ने भरोसा किया, उन्हें वोट दिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी विष्णुदेव साय से थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में आज जबरदस्त धार्मिक माहौल देखने को मिला। सचिवालय में मंत्रों की गूंज सुनाई दी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विक्रमार्क मल्लू आज पहली बार अपने ऑफिस पहुंचे। कामकाज संभालने से पहले उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करवाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने साथ बड़ी संख्या में कर्म कांड करने वाले ब्राह्मणों को लेकर पहुंचे थे। मल्लू सेक्रेटेरिएट के गेट पर गाड़ी से उतरे और वहीं से मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। इसके बाद वो अपने दफ्तर के अंदर गए। ऑफिस के भीतर पूजा पाठ किया गया। पूजा खत्म होने के बाद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बैठे। पूजा पाठ के दौरान उनका पूरा परिवार वहीं मौजूद था। रेवंत रेड्डी की सरकार में विक्रमार्क मल्लू को फाइनेंस और प्लानिंग के साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यह अच्छी बात है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चार के साथ अपना काम का शुरू किया। अब उम्मीद करनी चाहिए कि मल्लू अपना काम भी उसी पवित्र भावना से करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।